410 ईस्वी की वो रात थी जब रोम के शहरी सो रहे थे। शहर की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी, मशलें जल रही थीं और लोगों को यकीन था कि जैसे कल आया वैसे ही आने वाला कल भी आएगा। लेकिन आधी रात के बाद जब शहर के सालारिया दरवाजे खुले तो जो दाखिल हुआ वो कोई ताजिर नहीं था, कोई सफीर नहीं था, वो अलारिक की विजिगॉथ फौज थी। हजारों की तादाद में वहशी जंगजू रोम की गलियों में फैल गए। घरों से चीखें उठी, बाजार लूटे गए, महल्लात जला दिए गए और 3 दिन तक जो शहर 800 साल से कभी दुश्मन के कदम नहीं पड़ने देता था वो शहर लुटता रहा। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो लोग यकीन नहीं कर सके। संत जेरोम जो उस वक्त बैतुल लहम में थे, उन्होंने लिखा कि मेरे हाथों से कलम गिर गई, मैं यकीन नहीं कर सकता, रोम का जवाल हो गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि जो चीज नाकाबिले तस्खीर लगती है वो भी खत्म हो सकती है। लेकिन ये एक रात का वाकया नहीं था, ये सदियों की बीमारी का आखिरी लम्हा था। और आज हम इस पूरी कहानी को सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक सल्तनत के टूटने की नहीं बल्कि इस बात की है कि जब इंसान अपनी अजमत को भूल जाता है तो क्या होता है। पहले जरा समझते हैं कि रोमी सल्तनत थी क्या चीज। अपने उरूज के वक्त यानी दूसरी सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत एक ऐसी सल्तनत थी जो स्कॉटलैंड की सर्द पहाड़ियों से लेकर सहराए सहारा की तपती रेत तक फैली हुई थी। मगरिब में हस्पानिया से लेकर मशरिक में आज के इराक तक 5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबा और 6.5 करोड़ से ज्यादा आबादी, जो उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा थी। उनकी सड़कें इतनी उम्दा थीं कि तमाम रास्ते रोम को जाते हैं महज एक कहावत नहीं, एक हकीकत थी। 80,000 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। इनका कानून, उनकी जबान लातीनी, उनका फन्ने तामीर, उनका निज़ाम हुकूमत, ये सब चीजें आज भी मगरिबी दुनिया में किसी ना किसी शक्ल में जिंदा हैं। इनकी फौज दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौज थी। एक रूमी फौजी को रोजाना 30 किलोमीटर चलकर खैमा लगाना होता था, हथियार उठाने होते थे और फिर अगली सुबह दोबारा मार्च करना होता था। कोई शिकायत नहीं, कोई उज़र नहीं। यही इंज़िबात उन्हें नाकाबिले शिकस्त बनाता था। तो सवाल यह है कि फिर ये सब कैसे खत्म हुआ? तीसरी सदी ईस्वी में एक अजीब दौर आया जिसे मौरिखीन बहरान की सदी या क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी कहते हैं। 235 ईस्वी से लेकर 284 ईस्वी तक यानी सिर्फ 50 बरसों में रोमी सल्तनत में तकरीबन 50 मुख्तलिफ बादशाह आए। 50 यानी औसतन हर एक बादशाह 1 साल से भी कम अरसे तक हुकूमत कर पाता था। और इनमें से ज्यादातर कुदरती मौत नहीं मरे, उन्हें कत्ल किया गया। उनकी अपनी फौजों ने, उनके अपने जर्नैलों ने, उनके अपने मुहाफिजों ने। इसका आगाज कहां से हुआ? बात यह थी कि रोमी फौज के मुख्तलिफ हिस्से, जिन्हें लीजन कहते थे, खुद अपने कमांडरों को बादशाह बनाने लगे थे। एक लीजन ने कहा हमारा कमांडर सेवीरस बेहतर है, दूसरे ने कहा नहीं हमारा मैक्सिमेनस, तीसरे ने कहा नहीं हमारा पोस्टुमस। और फिर ये लीजनें एक दूसरे से लड़ने लगी। नतीजा ये निकला कि सल्तनत खाना जंगियों में उलझ गई। शुमाल से जर्मन कबाइल हमला कर रहे थे, मशरिक से फारसी सल्तनत दबा रही थी और अंदर से रोमी खुद एक दूसरे को मार रहे थे। 260 ईस्वी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बादशाह वालेरियन, एक 70 साला बूढ़ा मगर तजर्बाकार हुक्मरान, फारसी बादशाह शापूर अव्वल के हाथों मैदानी जंग में गिरफ्तार हो गया। ये रोमी तारीख का पहला वाकया था जब एक रोमी बादशाह दुश्मन का कैदी बना और शापूर ने उसे कैदी रखा। कहा जाता है कि वो अपने घोड़े पर सवार होने के लिए वालेरियन की पीठ पर पांव रखता था। एक रोमी बादशाह की पीठ उसकी सीढ़ी बनी हुई थी। ये इहानत रोमी तारीख के सबसे तारीख लम्हात में से एक है। इस पूरे बहरान से सल्तनत बच गई, लेकिन बचकर निकलने वाला रोम पहले वाला रोम नहीं था। जैसे कोई शख्स बहुत बड़े हादसे से बच जाए मगर उसके अंदर कुछ टूट जाए, कुछ ऐसा ही रोमी सल्तनत के साथ हुआ। सियासी बदअमनी अकेली नहीं आई, इसके साथ माशी तबाही भी आई। और ये एक ऐसी तबाही थी जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से आई, जैसे कोई बीमारी जो पहले अंदर से खाती है फिर बाहर नजर आती है। रूमी सल्तनत की मईशत की एक बड़ी बुनियाद गुलामी थी। जब फौज जीतती थी तो हारे हुए लोग गुलाम बनते थे और ये गुलाम खेतों में, कानों में, घरों में काम करते थे।
लेकिन जब फतूहात रुक गई तो नए गुलाम आने बंद हो गए और खेती बाड़ी महंगी हो गई। ऊपर से फौजों को तनख्वाहें देनी थी और हर नए बादशाह को अपनी फौज को खुश रखना पड़ता था ताकि वो बगावत ना कर दे। तो पैसे कहां से आए? बादशाहों ने एक आसान हल निकाला, सिक्कों में चांदी की मिकदार कम कर दो। पहले एक रोमी सिक्के में 95% चांदी होती थी। तीसरी सदी के आखिर तक ये मिकदार गिरकर सिर्फ 5% रह गई। बाकी सब तांबा था जिस पर चांदी की पतली सी परत चढ़ी होती थी। नतीजा क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, महंगाई। 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के दरमियान कुछ अशिया की कीमतें 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गईं। ताजिरों ने असली सिक्के कबूल करने बंद कर दिए, सामान का सामान से तबादला शुरू हो गया और वो पेचीदा तिजारती निजाम जो रूमी मईशत की जान था आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगा। और फिर टैक्स बढ़ते गए। गरीब किसानों पर इतना बोझ बढ़ा कि उन्होंने अपनी जमीनें अमीर जमींदारों को दे दी और खुद इनके मातहत काम करने लगे। इस निजाम को बाद में फ्यूडलिज्म यानी जागीरदारी कहा गया, वही निजाम जो यूरोप को सदियों तक पीछे रखने वाला था। अगर सियासी और मुआशी बहरान काफी नहीं थे तो इस दौर में वबाएं भी आईं जिन्होंने सल्तनत को हिला कर रख दिया। 165 ईस्वी में एंटोनाइन प्लेग आई, जिसे आज चीचक या खसरा की इब्तिदाई शक्ल समझा जाता है। ये वबा रूमी फौज के साथ मशरिक से आई। कहते हैं इस वबा ने रोजाना 2000 लोग हलाक किए सिर्फ रूम शहर में, और कुल मिलाकर 50 लाख से 1 करोड़ अफराद की जिंदगियां ले ली। फिर 249 ईस्वी में प्लेग ऑफ साइप्रियन आई। इस वबा के बारे में कार्थेज के बिशप साइप्रियन ने लिखा कि मुसलसल उल्टियां आती हैं, आंखें खून से भर जाती हैं, हाथ पांव सड़ने लगते हैं। ये वबा 15 साल तक रही और बाज़ औक़ात एक दिन में 5000 लोग मर रहे थे। इन वबाओं ने क्या किया? फौज में लोग कम हो गए, खेतों में मजदूर कम हो गए, टैक्स देने वाले कम हो गए, और जब आबादी घटी तो सल्तनत का सारा ढांचा हिलने लगा। वो बड़ी बड़ी सड़कें जिन पर एक जमाने में फौजी मार्च करते थे और ताजिर माल लादे चलते थे, वो वीरान हो गई। वो बड़ी बड़ी शहर जो सनत और तिजारत के मरकज थे, उनमें घास उगने लगी। एक तरफ अंदर से ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ सरहदों पर सूरत हाल खतरनाक होती जा रही थी। शुमाल में जर्मन कबाइल गोथ, वेंडल, फ्रैंक, सैक्सन ताकतवर हो रहे थे, लेकिन इनका ताकतवर होना इत्तेफाकी नहीं था। एशिया की गहराइयों में एक नई ताकत उभर रही थी, हनू की कौम। ये खाना बदोश जंगजू जो घोड़े पर सवार होकर लड़ते थे, और कहा जाता था कि ये अपने घोड़ों पर खाना भी खाते, सोते भी और लड़ते भी। उन्होंने वस्ती एशिया को तहो बाला कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में जब हन मगरिब की तरफ बढ़े तो जो कबाइल इनके रास्ते में आए, खास तौर पर गोथ, वो भागकर रूमी सरहद पर आ गए। 386 ईस्वी में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। विजिगोथ कबीले के लाखों लोग दरियाई डेन्यूब पर पहुंचे और रूमी बादशाह वालेंस से दरखास्त की कि उन्हें सरहद के अंदर आने दिया जाए। वालेंस ने सोचा, ये तो अच्छा है, ये लोग मेरी फौज में शामिल हो जाएंगे, सरहद की हिफाजत करेंगे और टैक्स भी देंगे। उसने इजाजत दे दी। लेकिन उन लाखों पनाह गुजीनों के साथ रूमी अफसरान ने जो सलूक किया वो बहुत जालिमाना था। उनसे उनके हथियार छीने गए, उनके बच्चों को गुलाम बनाया गया, उन्हें खाना नहीं दिया गया और फिर उनके अपने बच्चों को कुत्तों के बदले बेचने पर मजबूर किया गया। एक बच्चे की कीमत एक कुत्ता। जब ये सब हो रहा था तो गोथों ने बगावत कर दी और 378 ईस्वी में एड्रियानोपल की जंग में, जो आज तुर्की में है, गोथों ने रूमी फौज को ऐसी शिकस्त दी जो रूमी तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से एक थी। बादशाह वालेंस खुद मैदान जंग में मारा गया। कहते हैं उसकी लाश भी नहीं मिली। ये वो लम्हा था जब रूमी सल्तनत को एहसास हुआ कि वो जमाना गया जब रूम की फौज नाकाबिले शिकस्त थी। (395 ईस्वी में बादशाह थियोडोसिस अव्वल ने मरते वक्त सल्तनत को अपने 2 बेटों में तकसीम कर दिया। बड़े बेटे आर्कीडियस को मशरकी हिस्सा मिला, जिसका दारुल हुकूमत कुस्तंतुनिया था, जो आज इस्तांबुल है, और छोटे बेटे होनोरियस को मगरबी हिस्सा मिला, जिसका दारुल हुकूमत पहले रोम था और फिर रावना हो गया। ये तकसीम बज़ाहिर इंतजामी थी, लेकिन अमलन उसने 2 अलग सल्तनतें बना दी। मशरकी रोमी सल्तनत, जिसे बाद में बिजंटाइन एम्पायर कहा गया, 1000 साल और चली, 1453 ईस्वी तक, जब उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतुनिया फतह किया। लेकिन मगरबी रोमी सल्तनत कमजोर होती गई और आखिरकार सिर्फ 81 साल बाद 476 ईस्वी में खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि मगरबी रोमी सल्तनत इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई जबकि मशरकी 1000 साल चली? इसका जवाब दिलचस्प है।
मशरकी सल्तनत का दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया तीनों तरफ से समंदर से घिरा था। कुदरती किला। मशरकी सल्तनत की मईशत ज्यादा मजबूत थी क्योंकि वहां बड़े तिजारती शहर थे। मशरकी सल्तनत की फौज बेहतर थी और सबसे अहम बात, मशरकी सल्तनत के हुक्मरान ज्यादा काबिल थे। मगरबी सल्तनत में जो हो रहा था वो ये था कि असल ताकत बादशाहों के हाथ से निकलकर फौजी जर्नेलों के हाथ में आ चुकी थी, और ये जर्नेल ज्यादातर वही गौथ और दूसरे जर्मन कबाइल के लोग थे जो कभी सरहद के बाहर थे और अब रोमी फौज में भर्ती हो गए थे। अब आते हैं उस आदमी की तरफ जिसने वो किया जो 800 साल से नहीं हुआ था, रूम को लूटा। अलारिक एक विज़िगॉथ था। पैदा हुआ था रूमी सरहद के करीब, डैन्यूब के करीब किसी जजीरे पर, तकरीबन 370 ईस्वी में। वो रूमी फौज में शामिल हुआ, तजुर्बा हासिल किया, आला ओहदों तक पहुंचा, लेकिन वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला। वो एक मुस्तकिल आला ओहदा चाहता था, एक बाकायदा रूमी जनरल का दर्जा। रूमी हुकूमत ने बार बार उससे वादे किए और फिर तोड़ दिए। उसने 2 बार इटली पर हमला किया और 2 बार रूम के बाहर तक पहुंचा और दोनों बार वापस चला गया बाद मुज़ाकरात के। वो सिर्फ पैसे और एक ओहदा चाहता था। रूमी बादशाह होनोरियस, जो रावीना में बैठा हुआ था और शायद इसे अंदाजा ही नहीं था कि रूम कितने खतरे में है, ने मुज़ाकरात में रुकावट डालता रहा। 410 ईस्वी में अलारिक ने तीसरी बार हमला किया और इस बार उसने रूम के दरवाजे खुलवा दिए। 3 दिन रूम लुटता रहा। इन 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ जो तारीख ने रिकॉर्ड किया, लेकिन एक काबिल जिक्र बात यह है कि अलारिक ने गिरजाघरों को महफूज रखने का हुक्म दिया था क्योंकि वो खुद ईसाई था, लेकिन आम शहरियों के लिए ये 3 दिन कयामत थे। अलारिक के बाद क्या हुआ? वो जुनूब की तरफ रवाना हुआ, अफ्रीका जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में आज की कैलिब्रिया में वो बीमार पड़ गया और मर गया। कहती है उसके पैरोकारों ने एक दरिया का रुख मोड़ा, उसकी कब्र खोदी, उसे दफन किया और फिर दरिया को वापस उसके रास्ते पर डाल दिया ताकि उसकी कब्र हमेशा महफूज रही और कोई उसे कभी ढूंढ ना सके। आज भी अलारिक की कब्र एक राज है। रोम का लुटना एक वाकया था, लेकिन सल्तनत की असल मौत एक लंबा अमल था। 5वीं सदी के पहले निस्फ में मगरबी रोमी सल्तनत के साथ जो हुआ वो नाकाबिल यकीन है। वांडल कबीला, जो एक जर्मन कबीला था, स्पेन से होता हुआ अफ्रीका पहुंच गया और आज के ट्यूनिस और अलजायर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। वो इलाका जो रोम को सबसे ज्यादा गंदम फराहम करता था। जब ये रोटी बंद हो गई तो रोम की आबादी भूख से मरने लगी। 455 ईस्वी में वांडलों ने भी रोम पर हमला किया और 2 हफ्ते तक शहर को लूटते रहे। इस बार अलारिक से भी बदतर। आज वांडलिज्म का लफ्ज जो तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल होता है वो इन्हीं वांडलों के नाम से आया है। इसी दौर में हन कबीले का सबसे खौफनाक हुक्मरान अटीला नमूदार हुआ, जिसे खुदा का अजाब कहा जाता था। अटीला ने गालिया और इटली पर हमले किए, पूरा इलाका तबाह किया। इसका चेहरा चौड़ा था, कद छोटा था, आंखें गहरी थीं, लेकिन जहां वो गया वहां कयामत आई। 452 ईस्वी में जब वो इटली में था और रोम की तरफ बढ़ रहा था तो पोप लियो अव्वल खुद उससे मिलने गए। उनकी मुलाकात का कोई तफसीली रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अटीला वापस चला गया। अगले साल वो मर गया अपनी शादी की रात खून बहने से, और उसके बाद हन सल्तनत बिखर गई, लेकिन रोम बच नहीं सका। (476 ईस्वी) मगरबी रोमी सल्तनत का आखिरी बादशाह एक 14 साल का लड़का था जिसका नाम था रोमुलस ऑगस्टुलस। क्या सितम जरीफी है! रोमुलस रोम के बानी रोमुलस के नाम पर, और ऑगस्टुलस यानी छोटा अगस्टस रोम के पहले बादशाह अगस्टस के नाम पर। जिस नाम से सल्तनत शुरू हुई थी उसी नाम के साथ खत्म हुई, लेकिन अब वो नाम एक ताकतवर फाते का नहीं, एक बेबस बच्चे का था। उस वक्त असल ताकत एक फौजी जर्नैल के हाथ में थी जिसका नाम ओडोवाइसर था। वो खुद आधा जर्मन था। ओडोवाइसर की फौज ने मुतालबा किया कि उन्हें इटली का 1/3 हिस्सा दिया जाए। जब इनकार किया गया तो उन्होंने बगावत कर दी। रोमुलस के बाप ओरिस्तियस को पकड़कर मार दिया गया। रोमुलस खुद बच गया, शायद इसलिए कि वो सिर्फ एक बच्चा था और सबको उस पर तरस आया। ओडोवाइसर ने उसे एक महल में भेज दिया और साल में 6000 सोने के सिक्के वजीफे के तौर पर मुकर्रर किए। 4 सितंबर 476 ईस्वी रोमुलस ऑगस्टुलस ने ओडोवाइसर के सामने तख्त से दस्तबरदारी की। उसने अपना ताज और शाही लिबास ओडोवाइसर को दे दिया। इसके साथ ही 1200 साल पुरानी एक रिवायत खत्म हो गई। मगरबी रोमी सल्तनत, जो सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, खत्म हो गई। बगैर किसी बड़ी जंग के, बगैर किसी ड्रामाई आखिरी लम्हे के, बस एक बच्चे ने ताज रख दिया और चला गया।
ہم نے دیکھا کہ کیسے ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ یہ سوال مورخین صدیوں سے پوچھتے آ رہے ہیں۔ ایڈورڈ گبن نے 1776 میں اپنی مشہور کتاب دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں یہ سوال اٹھایا۔ اس کتاب کو لکھنے میں اسے 20 سال لگے اور یہ 6 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک اہم وجہ وہ تھی جو ہم نے پہلے ذکر کی، سیاسی بے ثباتی، معاشی بحران، وبائیں، بیرونی حملے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک اور چیز تھی جو شاید سب سے زیادہ اہم تھی، رومی شناخت کا ضیاع۔ ایک وقت تھا جب رومی ہونا فخر کی بات تھی۔ جب ایک رومی شہری کہتا تھا میں رومی ہوں تو اس کا مطلب تھا میں اس عظیم روایت کا حصہ ہوں، مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی سلطنت کی حفاظت کروں گا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جذبہ ختم ہوتا گیا۔ امیر رومی سیاست سے دور ہو گئے، اپنی جاگیروں میں بیٹھ گئے۔ غریب رومیوں نے کہا کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے رومی بادشاہ سے یا جرمن بادشاہ سے، دونوں ہم سے ٹیکس لیتے ہیں۔ اور فوج میں تو بیشتر سپاہی جرمن تھے، انہیں روم سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز، اشرافیہ کی عیاشی۔ اوپر سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، روم کے امیر اپنے باغات میں بیٹھے عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، مشہور ادیبوں کو سن رہے ہیں، غسل خانوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن اندر سے نظام سڑ رہا تھا۔ کوئی اس فکر میں نہیں تھا کہ سلطنت کیسے بچائی جائے۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ رومی سلطنت کا زوال اچانک نہیں آیا، یہ ایک عمل تھا جو 300 سال تک چلا، اور اس دوران ایسے کئی موقع آئے جب اگر صحیح فیصلے کیے جاتے تو شاید تاریخ مختلف ہوتی۔ اگر تیسری صدی کے بحران میں حکمرانوں نے سکوں کی قدر نہ گرائی ہوتی تو شاید معیشت نہ ٹوٹتی۔ اگر 376 میں گوت پناہ گزینوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا تو شاید اڈریانو پول کی تباہی نہ ہوتی۔ اگر مغربی اور مشرقی سلطنتوں نے مل کر کام کیا ہوتا تو شاید الاریک کو روکا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سب اگر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر موقع پر غلط فیصلے کیے گئے، اور یہ غلط فیصلے اس لیے کیے گئے کیونکہ حکمران اپنی فوری سیاسی بقا کی فکر میں تھے، نہ کہ سلطنت کی طویل مدتی مستقبل کی۔ اور یہاں اس کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ رومی سلطنت اس لیے نہیں گری کہ اس کے دشمن بہت طاقتور تھے، وہ اس لیے گری کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی تھی۔ الاریک، وینڈل، ہن، یہ سب علامات تھے، اصل بیماری نہیں۔ اصل بیماری اندر تھی، سیاسی بدعنوانی، معاشی ناانصافی، آبادی کا بحران، فوجی کمزوری، اور سب سے بڑھ کر وہ روح جو کبھی رومی انسان کو عظیم بناتی تھی، وہ روح کا چلے جانا۔ 476 عیسوی کے بعد کیا ہوا؟ مغربی یورپ ایک طویل دور میں داخل ہوا جسے تاریخ دان ڈارک ایجز یعنی تاریک دور کہتے ہیں، حالانکہ یہ نام تھوڑا مبالغہ آمیز ہے۔ شہر چھوٹے ہو گئے، تجارت کم ہو گئی، تعلیم محدود ہو گئی، اور وہ سڑکیں اور عمارتیں جو روم نے بنائی تھیں وہ آہستہ آہستہ کھنڈر بنتی گئیں۔ یورپ کی آبادی میں واضح کمی آئی، لیکن روم کی میراث مکمل طور پر نہیں مری۔ لاطینی زبان گرجا گھروں میں زندہ رہی، اور اس سے آج کی اطالوی، ہسپانوی، فرانسیسی، پرتگالی اور رومانیائی زبانیں پیدا ہوئیں۔ رومی قانون کے اصول آج بھی یورپی قانونی نظاموں کی بنیاد ہیں۔ رومی کلیسا یعنی کیتھولک چرچ رومی سلطنت کی ساخت اور تنظیم کو اپنے اندر سموتا رہا اور صدیوں تک یورپ کا سب سے منظم ادارہ رہا۔ اور مشرق میں قسطنطنیہ 1000 سال اور چمکتا رہا، رومی روایت، یونانی فلسفہ اور عیسائی مذہب کا انوکھا امتزاج لیے ہوئے۔ وہاں سے بہت سے علماء مغرب کی طرف گئے اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ رینیسانس میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہانی صرف روم کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر اس سلطنت کی ہے، ہر اس ریاست کی ہے، ہر اس معاشرے کی ہے جو اپنی بنیادوں سے دور ہو جاتا ہے۔ روم نے دنیا کو بہت کچھ دیا، قانون، سڑکیں، انجینئرنگ، حکومت کا نظام، زبان، ادب، لیکن روم خود نہ بچ سکا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ باہر سے دشمن بہت طاقتور تھے، وجہ یہ تھی کہ اندر سے لوگوں نے وہ چیز کھو دی جو انہیں عظیم بناتی تھی۔ جب ایک معاشرے میں اشرافیہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں لگ جاتی ہے، جب عام آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب نظام انصاف نہیں دیتا، جب پیسے کی قدر گھٹائی جاتی ہے، جب سرحدوں پر دشمن گھات لگائے بیٹھتے ہیں اور اندر خانہ جنگی ہوتی ہے، تو پھر چاہے وہ روم ہو چاہے کوئی اور، انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ تاریخ بار بار یہی سبق دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سنتے ہیں